हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी ए डिटेलिंग एंड मैं आपकी दोस्त गाइडेड जो भी बोल सकते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल। सबको ओनाम का बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आगे बढ़ते रहो ऐसे ही। एंड जो बच्चे आज एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे कि नागार्जुन यूनिवर्सिटी, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी के बच्चे आज एग्जाम्स देने जा रहे हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट पेपर। आप लोग बहुत अच्छे से करके आना एंड एग्ज़ाम्स कैसा हुआ आके प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा हुआ, बिकॉज आई एम नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली। उसके लिए मुझे जानना पड़ेगा कि आप लोगों को सिलेक्शन काम आए कि नहीं, या फिर आप लोगों को जो वीडियोस मैंने एडिट टुगेदर करके बनाया था वो आपके लिए काम आए कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद द सीटे 2021 क्वेश्चंस ऑफ सीडीपी। पहला पार्ट है, हम लोग धीरे धीरे सब करेंगे, आप लोग हड़बड़ मत हो कि एक दिन में सारे क्वेश्चंस करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे स्टेप वाइज मैनर पे चलेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि हम लोग क्विज क्लासेस स्टार्ट किए हैं, क्विज हो रहा है एंड हाँ, कल आप लोगों के लिए एक 50 मार्क्स का फिर वन लाइनर आएगा, कल भी आएगा एंड संडे भी आएगा। फिर हम लोग चलेंगे सीडीपी का नेक्स्ट 2019 का क्वेश्चंस लेके आएंगे, वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये दोनों सॉल्व करने के बाद हिंदी इंग्लिश मैथ्स करेंगे, ईवीएस एंड पहले हम क्या कर लेंगे, ईवीएस एंड सीडीपी, क्योंकि ये दोनों ना बहुत मार्क फेचिंग है प्राइमरी बेंच के लिए। उसके बाद हिंदी तो हमें थोड़ा बहुत आता ही है एंड इंग्लिश भी। तो मैथ्स को सॉल्व करने के लिए फिर हमें फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग एक एक करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे आप लोग सीडीपी के या फिर सीटेट के प्रीवियस ईयर का अगर प्रीवियस रिलेटेड कुछ वीडियोस देखना चाहते हो, ऑलरेडी प्लेलिस्ट है हमारे पास, जो ओ स्टेट, सीटेट, ओटेट सबके लिए ही सेम है, तो आप लोग प्लेलिस्ट से भी जाके पढ़ सकते हैं। कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने आपको बार बार बोला कि क्लासेस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप ज़रूरत पड़ा तो आई टेक योर क्लासेस सेपरेटली ऑल्सो, आफ्टर दैट आई अपलोड इट इन ऑन यूट्यूब चैनल। ऐसा है कि पहले अगर मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हर दिन हम कुछ कुछ पोर्शन का, जैसे कि मैं ईवीएस का नोट्स बना रही हूँ, मैं शॉर्ट कर दे रही हूँ 3-3 पेज 4-4 पेज का। तो आप चाहो तो उसको मैं पढ़ा भी दे सकती हूँ, अगर आप लोग बोले तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करें कमेंट बॉक्स में। एंड हाँ, ईवीएस के जो नोट्स हैं, जो मैं टाइप करके दे रही हूँ आपको, वो चीज़ आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप मुझे जुड़ सकते हैं मुझसे, कहाँ पे, क्विज ग्रुप हमारा है, क्विज ग्रुप बाय नंदिनी प्रियदर्शन दास बी ए डिटेलिंग का, आप देख सकते हो, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएंगे। या फिर मैं आप लोगों को पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, मेरा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वो डायरेक्टली आपको नोट ग्रुप में ले जाएगा, जहाँ पे ऑल नोट्स हैं 2 साल का। एंड उसके बाद अगर क्विज ग्रुप में ज्वाइन करना है तो ये कमेंट बॉक्स में रहेगा। चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, ये पहला क्वेश्चन है, देख लो। आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग ए प्ले एक्टिविटी, रोहन स्टार्टेड crying. Seeing this, his father responded, "Don't behave like girls. Boys do not cry." This statement by father reflects what? मतलब ये बोला गया कि एक खेल की प्रक्रिया में और क्रिया के दौरान रोहन को चोट लगी, ठीक है। तो उसके पिता ने उसको बोला कि तुम रो मत, तुम लड़की नहीं हो, तुमको रोना नहीं चाहिए, तुमको बॉय जैसा बिहेव करना है, तुमको गर्ल जैसा नहीं। मतलब बॉयज रोते नहीं है। तो उसको पिता ने क्या समझाया, या फिर पिता ने यहाँ पे क्या बोलने को कोशिश की है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है: रिफ्लेक्ट द जेंडर स्टीरियोटाइप, चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, रिड्यूस जेंडर बायस और प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी। देखिए, लैंगिक समानता तो इसको बढ़ावा नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार से बोल रहे हैं कि लड़के को रोना नहीं चाहिए, लड़कियां रोती हैं तो लड़कियों जैसे बिहेव मत करो, तो ये तो होगा नहीं। रिड्यूस जेंडर बायस, कभी भी लैंगिक भेदभाव इससे कम हो रहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो और 2 चीज है, रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप और चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप। लैंगिक रूढ़िवादिता जो होता है ना, आपको रूढ़िवादिता और रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, और लैंगिक रूढ़िवादिता बाधिताओं को चुनौती देता है। तो ये क्या करता है, चुनौती ये बिल्कुल नहीं दे रहा है, ये सिर्फ शो कर रहा है, दिखा रहा है। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या करना चाहिए। प्रगतिशील बोला गया है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ये ओ स्टेट में भी आया था, अदर एस टी ई टी, टी टी, एस टी ई टी सब में आता है एक आध क्वेश्चन। तो ऐसे प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो देखो, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम में टीचर शुड फॉलो फिक्स करिकुलम। एक प्रगतिशील कक्षा में टीचर मतलब अध्यापक क्या करेंगे, मतलब पाठ्यक्रम जो है उनका, उसको
वो अटल पाठ्यक्रम, दैट मीन्स जो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता, उसको फॉलो करेंगे, या फिर द एम्फासिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में प्रतिभा प्रतिभा जो है उनको उसको बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा पे बल देंगे, या फिर एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, हम ज्ञान की संरचना करने के लिए और ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, बहुत सारे मौके प्रदान करेंगे, या फिर स्टूडेंट शुड बी लेवल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर, बच्चों के एकेडमिक जो स्कोर्स होते हैं उसके ऊपर ही उनका नामांकित किया जाएगा या फिर उनको जज किया जाएगा। तो वो लोग क्या करना चाहिए, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी का नाम सुन लेना, वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा चीज़ है, अपॉर्चुनिटी मिलने से बच्चे बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं, तो ये आपका बेस्ट आंसर होगा। फिर चलो नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट द स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, ए टीचर डिसाइड टू प्रोवाइड cues and hints in form of what, why, how. According to Lev Vygotsky's theory, this strategy of teacher will dash. सो यहाँ पे मुझे बताइए, मैं कल के ही एक क्विज में क्वेश्चन दी थी, आपको याद होगा, स्काफोल्डिंग का, ठीक है, जेडपीडी एंड स्काफोल्डिंग का। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जेडपीडी या स्काफोल्डिंग ये दोनों जो टर्म है लेव वाइगोट्स्की के कंसेप्ट में आता है, ठीक है। लेव वाइगोट्स्की कौन थे, बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, उन्होंने सोसाइटी को बनाने के लिए बहुत कुछ बोला था। तो मैंने देखा यहाँ पे कि बच्चों के गतिविधि के दौरान आपको पता चला कि कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ नहीं पा रहे या फिर उनको पता नहीं चल रहा, तो उनको क्या चाहिए, हिंट्स चाहिए। यहाँ पे टीचर और अध्यापक उन्हें हिंट्स देंगे, जैसे कि ऐसे वर्ड्स बोल के क्या, क्यों, कैसे, ऐसे करके करेंगे। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या करेगी, तो इसको बोला गया डीमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, ये नहीं होगा। मैक्सिमम बच्चे इसी को गलती करते हैं कि हाँ, अगर यहाँ पे टीचर्स हेल्प कर देंगे तो बच्चा क्या सीखेगा, बट बच्चा यहाँ पे स्काफ फोल्डिंग के लिए ये कर रहा है। स्काफ फोल्डिंग क्या होता है, अधिगम के लिए पाठ और आधारभूत करना, मतलब बहुत सारा उसको इंफॉर्मेशन या नॉलेज लेने के लिए उसको हेल्प करना, सपोर्ट करना। और कॉज विड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों में प्रत्याहार और कोई भी चीज़ का निकास कर देना, मतलब उनको बोलना कि ये चीज़ तुमसे नहीं हो रहा, इससे हट जाओ, ऐसे। बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होना। सो ये आपका उत्तर है ये वाला, स्काफोल्डिंग, एक्ट एज ए स्काफोल्डिंग फॉर लर्निंग, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधारभूत संरचनाएं किए जाएंगे। फिर देखो, which of the following is correct in the context of socialization of children. सोशलाइजेशन याद है, समाजीकरण, समाजीकरण के हिसाब से, बच्चों के समाजीकरण के हिसाब से कौन सा जो निम्नलिखित जो कथाएं हैं उसमें से कौन सा कथन सही है। सो सोशलाइजेशन के हिसाब से आप जानते हो, स्कूल आपका सेकेंडरी है और फैमिली आपका प्राइमरी है, यही आपको याद है। उसके अकॉर्डिंग अभी देखते हैं क्या क्या आता है। स्कूल इज ए सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज ए प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, ये तो सही लग रहा है। फिर देखो, स्कूल इज ए प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीयर्स आर द सेकेंडरी, ये गलत है टोटल। पीयर्स आर प्राइमरी, फैमिली इज ए सेकेंडरी, ये भी रॉन्ग है। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी, दोनों ही सेकेंडरी है। परिवार एवं जनसंचार दोनों ही समाजीकरण के द्वितीय में आते हैं। फैमिली बोल दिया ना, प्राइमरी आएगा, तो दिस वन इज करेक्ट वन। फिर चलो नंबर 5 में आते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेस दैट, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है किस पे, देखो, इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। नंबर 2, इंटेलिजेंस इन वन डोमेन एंश्योर्स इंटेलिजेंस इन ऑल डोमेन्स, आपका एक तरफा जो हम बोलते हैं एक चीज में आप बुद्धिमता है, बहुत बुद्धि है, उसी चीज को निर्भर करते हुए आप सबका बुद्धिमत्ता निकाल सकते हैं क्या, ये भी एक बोला गया। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, बहुत सारे इंटेलिजेंस के फॉर्म्स हैं, विभिन्न दशाएं हैं। देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, ये तो हो नहीं सकता। तो इसके हिसाब से हम कौन से में पॉजिटिव देखो, ये है, क्योंकि हमने बोला मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि, तो उसके बहु बुद्धि है तो सेवरल फॉर्म्स भी होंगे, सेवरल उसके फॉर्म्स भी होंगे, बहु जो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होंगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट में चलते हैं, नंबर 6, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉल्वर थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट, आप कुछ एक्ट को परफॉर्म कर रहे हो, कुछ चीज़ों को, कार्य को कर रहे हो एंड क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। इट रिप्रेजेंट्स दैट स्टेज ऑफ मोरालिटी, आपको बोला गया कलवर्ग, ठीक है। कलवर्ग का जो स्टेजेस हैं उसमें 3 स्टेजेस आते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत, फॉर्मल होता ही नहीं है। अभी देखो, ये आप किसी के परमिशन के थ्रू कुछ करते हैं तो ये कन्वेंशनल स्टेज को दर्शाता है, क्योंकि ये नैतिक विकास है ना, तो उस हिसाब से आपका कन्वेंशनल स्टेज होगा।
नंबर 7 में आ जाता है लेव वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। बोलो, अभी बोला गया कि सोशियो कल्चरल, तो ये दोनों चीज आपको पता है ले वाइगोर्स्की का जो कंसेप्ट है पूरा सोशियो कल्चरल बोल दिया गया है, आंसर क्वेश्चन के अंदर है। तो ये कल्चरल टूल्स जैसा काम करेगा, ये कल्चरल टूल्स जैसा हेल्प करता है लर्निंग प्रोसेस में, सो दैट कल्चर से हम लोग बहुत कुछ सीख पाए, शिक्षा ले पाए। ठीक है, नंबर 8 पे आते हैं। इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन्स द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन द टर्म्स ऑफ वर्ड। आप ये बहुत बार जानते हो कि जीन पियाजे जो कि कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिए थे, उन्होंने संज्ञानात्मक जो संरचनाएं हैं मतलब जो स्ट्रक्चर दिया था वो किसके ऊपर है? मैंने ऑलवेज बोला है नॉलेज का शॉर्ट यूनिट होता है स्कीमा। तो देखो आंसर है स्कीमा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा स्कीमा। फिर नेक्स्ट चलो नंबर 9 पे। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे, प्री ऑपरेशनल बोला गया, प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस व्हाट। तो देखो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये आपका सेंसरी मोटर के बाद प्री ऑपरेशनल आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल देन फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये स्टेजेस के अंदर आपका जो प्री ऑपरेशनल था, बार बार मैंने पढ़ाया है, ये आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ऑलमोस्ट मैं बोल सकती हूँ कि ये बच्चा 2 से 6 साल का होगा। ठीक है, 2 से 5 या 6 होगा। तो इसमें बच्चा खुद के बारे में सोचता है, सेंट्रिज्म, ईगो सेंट्रिज्म और सेंट्रेशन प्रोसेस, मतलब खुद के बारे में सोचना या फिर विचार और सोच की केंद्रीकरण, खुद का ही सोच में डूबा रहता है वो जो सोचता है, जो थिंक करता है वही सोच होना चाहिए। तो उस हिसाब से वो आंसर सही है। देन नंबर 10 में आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के हिसाब से, डेवलपमेंट विकास के संदर्भ के हिसाब से अगर निम्नलिखित जो कथन है उनमें से कौन सा सही है। देखना, अब बार बार देखना है ये कि सही है या सही नहीं है, क्या लिखा गया उसके हिसाब से आप ऑप्शन चूज करेंगे। डेवलपमेंट हैज द सेम रेट of growth across the cultures for everyone. Development occurs only through learning that takes place in school. Development occurs only during the period of childhood. Development is multidimensional. तो obvious आपको क्या लगता है कि विकास बहुआयामी होती है या होता है? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ये तो पूरा ही गलत है। विकास केवल विद्यालय में ही होता है, अधिगम सॉरी लर्निंग के थ्रू ही पॉसिबल है। और विकास का जो दर है वो सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होता है, ये तो नहीं है, ये तीनों ही रॉन्ग है, ये वाला सही है। ये बहुआयामी है, मतलब मल्टी डायमेंशनल है। विकास देखो कितना टाइप का है, हाँ मैंने कितना पढ़ाया है, फिजिकल डेवलपमेंट पढ़े हो, PS सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, देन आपका क्या आएगा, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट PCS है, फिजिकल कॉग्निटिव सोशल मोरल इमोशनल लैंग्वेज। हो गया, इतना डेवलपमेंट है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, चलो 11 में आगे। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एवं चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस, आपको जन्म से किशोरावस्था तक के अंदर, ठीक है, उसके क्रम को सजाना है। देखो कौन सा किसके बाद आता है, सेंसोरी कॉन्क्रीट ऑब्स्ट्रक्ट। देखो 3 वर्ड आए, मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, मूर्त अमूर्त सांवेदिक। ठीक है, मूर्त अमूर्त सांवेदिक। तो इसमें से कौन सा पहला होता है? पियाजेट का कंसेप्ट भी आपको याद है, आपको याद है फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसके साथ क्या होगा, फिजिकल के पहले क्या होगा, बच्चा जब सेंसरी मोटर स्टेज और इन्फेंसी पीरियड में होता है उसका सेंसरी वर्क होता है। तो आपको यहाँ पे एक ही सेंसरी मिला है, सांवेदिक। उसके बाद क्या होगा, बच्चा थोड़ा सा मतलब जब अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में आएगा तो वो क्या होगा, मूर्त चिंतन करना शुरू करेगा। ठीक है, मूर्त चिंतन करना वो शुरू करेगा, मूर्त अमूर्त। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड से लेके चाइल्डहुड पीरियड तक वो मूर्त चिंतन करना शुरू करेगा। दैन क्या होता है, जब वो एडोलेसेंस में जाता है, एडोलेसेंस में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट करेगा, अमूर्त चिंतन। तो यहाँ पे याद रखने के लिए याद करना, ए है तो एडोलेसेंस का एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्क्रीट सेंसरी आप जान लो ये पहला होता है, कॉन्क्रीट बीच में एंड एब्स्ट्रैक्ट आपका लास्ट। तो सेंसरी हो गया आपके इन्फेंसी पीरियड, कॉन्क्रीट हो गया आपका चाइल्डहुड पीरियड और ये हो गया आपका एडोलेसेंस पीरियड। तो दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, सांवेदिक मूर्त अमूर्त। फिर नेक्स्ट चलते हैं 12th नंबर पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। इंडिविजुअल डिफरेंस को हम प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं उसको आप किस प्रकार देखना चाहते हैं और देखा जाता है एक प्रगतिशील कक्षा में। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, क्या ये रोकता है, ये हिंडरेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये फेल्यूर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। ठीक है, पार्ट ऑफ टीचर और क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स और इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
तो देखो मैं तो आंसर बता दूंगी, बट यहाँ पे समझो क्या है। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विभिन्नताएं आप लोगों में भी है, हम में भी है। तो विभिन्नताओं के हिसाब से अगर हम बोले कि एक क्लासरूम में हम लोग विभिन्न है, इसलिए क्लासरूम का अधिगम प्रक्रिया समाप्त हो गया, ये तो हो नहीं सकता। तो ये हिंडर नहीं होगा, रोकेगा नहीं। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, आपको असफलता मिलेगी क्या अगर हम में विभिन्नताएं हो? नहीं। योग्यता आधारित, देखो अभी जो बच्चे अच्छे हैं उनको मिला के आप ग्रुप बना लोगे, और जो बच्चे अच्छे नहीं है, आईक्यू उनका कमजोर है या फिर विभिन्नताएं हैं, उनको अलग कर दोगे? ये भी नहीं कर सकते। ये तुम तीनों आपका नेगेटिव है, दिस वन इज द पॉजिटिव। जब विभिन्नताएं आती हैं तब उस आधार पर आप क्या करते हो? प्लानिंग करते हो। लेसन प्लानिंग इसलिए किया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। नंबर 13 देखो, इंक्लूसिव। आप लोग इंक्लूसिव के बारे में नहीं जानते, थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। आपका जो क्लासरूम होता है वो प्रगतिशील क्लासरूम को छोड़ के भी, मतलब आपका जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम को छोड़ के भी और एक टाइप का क्लासरूम है इंक्लूसिव क्लासरूम। आपके इंडिया में स्कूल 4 टाइप के हैं, उसके हिसाब से हम इंक्लूसिव में किसको डालते हैं? इंक्लूसिव होता है इंक्लूड करना। जो बच्चे बैकवर्ड सेक्शन से आए हैं, SC ST, या फिर जो बच्चे बहुत ही इकोनॉमिक कंडीशन से पुअर हैं, या फिर जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड है या सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उनको यहाँ पे रखा जाता है, उसको क्लासरूम में रखा जाता है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब होता है सबको सेम वे से देखना, इंक्लूड करके। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स रखता है ये, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य होता है। यूनि डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अविवेधी और समरूपी निर्देशों, सबको आप सेम निर्देश देंगे। सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, उनके आइडेंटिटी और सामाजिक जो पहचान है उसके हिसाब से आधार पर अलग कर देना बच्चों को। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, हर बच्चे को जो सामर्थ्य है उनको उसके अधिकतम करने के लिए हम क्या करेंगे? अवसर प्रदान करेंगे। तो दिस वन इज द करेक्ट। जहाँ पे भी आप अपॉर्चुनिटी सुन लेते हो तो वो चीज़ करेक्ट होता है। देखो, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटी एक्ट, RPWDA, ठीक है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में ये स्कीम आया था। उसके हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एप्रोप्रिएट टू यूज, इन बच्चों के लिए कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे? रिटार्डेड स्टूडेंट, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी, मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, और छात्र जिसका असक्त शरीर है। तो आपको पता होना चाहिए हम ये यूज कर रहे थे, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक दिव्यांगता है, ये नहीं होगा। चौथा नहीं है, द्वितीय भी नहीं है, पहला भी नहीं है, ठीक है। चलो 15 नंबर पे आते हैं। In order to address the needs of the student who are facing learning difficulties, a teacher should not, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, इससे तो बच्चों का क्लियरेंस होगा डाउट्स। कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेस, ये भी हमारा क्या है, मतलब अच्छा काम के लिए जाता है। मतलब यहाँ पे नॉट बिठाया गया नहीं है, देखो अंडरलाइन भी किया गया हिंदी में कि नहीं बोला गया है। इसका मतलब है यहाँ पे नहीं करना चाहिए, एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं या फिर आप लोग लर्निंग में प्रॉब्लम फेस करें, उस टाइम मुझे क्या नहीं करना चाहिए? मुझे शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं को प्रयोग, मतलब प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट थिंग को मैं आपको समझाना स्टार्ट करूँ तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, या फिर आपको मूल्यांकन करूँ डिफिकल्ट वे से तो आप यहाँ पे हार जाओगे। तो ये हो गया लास्ट। देन हो गया 16 नंबर, डैश इज अ प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बोला गया, क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजनात्मकता, ठीक है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? लो कंप्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाइपर एक्टिविटी, इन अटेंटिवनेस। आप क्रिएटिव जब होते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं अलग अलग वे से, तो उसको बोला जाता है अपसारी, अपसारी, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी। डाइवर्जेंट, डाई मीन्स टू समझ लो, एक पॉइंट से आए, ठीक है, एक जगह पे आप हो एक चीज़ के ऊपर, बट आपका दिमाग बहुत सारी चीज़ों पे चल रहा है, ठीक है, ये होता है डाइवर्जेंट। अगर आप बहुत सारी चीज़ों से आए और एक जगह पे पहुंचे तो वो हो गया कन्वर्जेंट, ठीक है, समझ आया। 17 में आ जाते हैं, इन ऑर्डर टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड, ये टीचर शुड, मतलब हम विविध जो पृष्ठभूमियों से अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? सो अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, विविधता संबंधी जो भी कथन है, मुद्दे हैं, उसके ऊपर बात नहीं करना चाहिए, टालना चाहिए। विविध जो विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए और सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें।
तो नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स को जो मतलब पॉजिटिव बोले ये तो करना ही नहीं चाहिए. यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टेरियोटाइप. स्टेरियोटाइप को कभी भी हमें कुप्रथाओं को कुबुद्धियों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए. यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल. ये भी नहीं चाहिए कि एक आकलन विधियों से आप दूसरे दूसरे लोगों को दूसरे वे से देखो. ये भी नहीं करना चाहिए. देखो सबसे बेस्ट चीज होता है कि ना हम जब दूसरे दूसरे देशों से या फिर दूसरे दूसरे स्टेट से आके एक साथ मिलते हैं या दूसरे दूसरे कास्ट से एक साथ आते हैं, तब हमें उनके कास्ट की अच्छाइयों को लेना चाहिए, ना कि बुराइयों को. तो वही चीज सोच लो. ड्रॉ एग्जाम्पल्स ऑफ द डाइवर्स सेटिंग. देन देखो नंबर 18, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय. प्रॉब्लम सॉल्विंग जानते हो, समस्या समाधान. ये जो एक क्षमता है, क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है. तो अगर मैं बोलूँ आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस को मैं बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, आपको एनकरेज करूंगी और अब बच्चों में डर पैदा करूंगी, या फिर बच्चों को मैं बोलूंगी कि फिक्स प्रोसेस के थ्रू आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो, या लगातार उनको ड्रिल एंड प्रैक्टिस में लाऊंगी. तो ऑलवेज बच्चों को बोलूंगी, एनकरेज करूंगी. ठीक है, देखो ये मोटिवेशन का फिर से आ गया, अपॉर्चुनिटी देना या मोटिवेशन, इसलिए 3. देन 19 में आ जाओ. मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय. अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है. मोटिवेशन टू लर्न, पढ़ने के लिए और अधिगम के लिए जो आपका मोटिवेशन है उसको आप कैसे बचा सकते हो. पनिशिंग द चाइल्ड, बच्चों को दंड देकर. फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, ये है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, जो आपको मास्टरी देगा उसी पे बार बार दोहराना. गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर. या फोकसिंग ऑन रोड मेमोराइजेशन, रोड मेमोराइजेशन नहीं होगा. या फिर आपका पनिशिंग द चाइल्ड भी नहीं होगा, ये दोनों ही नेगेटिव है. गिविंग इजी टास्क, हर एक बच्चे को अगर हमेशा इजी देंगे तो वो डिफिकल्ट कब करेगा. तो ये तीनों ना नेगेटिव टाइप में थोड़ा आता है, तो ये पॉजिटिव है. नंबर 2 इज द आंसर. अगर नंबर 2 नहीं होता तो नंबर 3 इसका राइट आंसर होता. अच्छा, सेम. सेम मीन्स शर्मिंदगी, दैट मीन्स मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, मैंने ये काम कर दिया. सो सेम के साथ कॉग्निशन का रिलेशन है क्या, संज्ञान का रिलेशन है क्या, ये सुन लो. आप देखते जाओ. ऑप्शन कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, इज वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट चिल्ड्रन. कभी भी शर्मिंदगी बच्चों को मोटिवेट नहीं करता और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जनरेट भी नहीं करता, लाभप्रद नहीं करता है. तो ये हो गया आपका राइट आंसर कि कैन हैव. अगर आपको किसी चीज़ में गलती हो जाती है तो आप शर्मिंदगी फील करते हो, तो उससे आपको आपका दिमाग में ही वो प्रेशर पड़ता है, कॉग्निटिव भी आपका इफेक्टेड होता है, आपका इमोशनल लगता है कि टॉर्चर हो गया. तो इस हिसाब से देखना. एंड हमेशा ना खुद को पहले सीटेट का पेपर 1 क्लियर करते वक्त खुद को सोच लो आप छोटे बच्चे हो, तो उसके हिसाब से दिमाग में डाल डाल के इंफॉर्मेशन को निकाल लो बहुत कुछ. एंड वन लाइनर जो दे रही हूँ बहुत मुश्किल से टाइप किया जा रहा है, मुझे टाइम नहीं हो रहा, रात को कम सोती हूँ मैं, एंड आप लोगों के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ. तो आप लोग प्लीज़ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैंने देखा बहुत बच्चे देख रहे हैं वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो. क्या दुश्मनी है भाई हमसे, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि मेहनत करी है मैडम. जो भी हो 10% 15% और 20% तो आपको हेल्प हो रहा है ना. किसी इंसान से हेल्प होता हो तो उसको थोड़ा सा सहायता हम भी करना चाहिए. ये होता है पॉजिटिव मोटिवेशन. अदरवाइज मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेंगे आपको करने के लिए, ठीक है, आपको हेल्प करने के लिए. इवन इफ मैं ट्राई भी कर रही हूँ कि आपके लिए और भी क्लासेस लेके आऊँ, ट्राई कर रही हूँ बहुत कुछ करने का, बट अकेली हूँ तो कर नहीं पा रही हूँ. तो ट्राई कर रही हूँ कि बहुत कुछ दूँ, आप लोग करो, आगे बढ़ो. अभी बहुत जॉब आएंगी. आपको पता है ना, पीएम श्री आया है, पीएम श्री स्कीम आया है 5 सितंबर को, 5 सितंबर को. उसके अकॉर्डिंग मतलब 14,500 स्कूल्स खोले जाएंगे एज पर NP 2020 जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग. एंड उसमें सोचो इतने स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, मतलब 1-2 साल के अंदर कितने टीचर पोस्टिंग आएंगी, बहुत आएंगी. ठीक है, आप लोग हर एक चीज़ के लिए एलिजिबल होना चाहिए. इसलिए जितने भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन दो, इजी से इजी क्वेश्चन दो, सबको अटेंड करो, सबको पढ़ो. अभी टाइम है, अभी कर सकते हो. एज चला जाएगा तो नहीं कर पाओगे. ठीक है, चलो, बी मोटिवेटेड एंड मुझे भी मोटिवेटेड करते रहो. मुझे भी अच्छा लगे तो वीडियोस को कमेंट कर देना, शेयर कर दो, अपने सारे दोस्तों को भेज दो कि सब्सक्राइब कर दे एंड मुझसे जुड़े रहे. जितना हो पाएगा मैं करूँगी. देन चलते हैं नेक्स्ट में 21 में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग. सबसे अच्छा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कौन है, मतलब कौन सा है. अध्यापन अधिगम को सबसे प्रभावशील बनाने का माध्यम कौन सा है. तो रोड मेमोराइजेशन, रट्टा मारना, विषय वस्तु को रट्टा मारना, ये रॉन्ग होगा. देन सेकंड है एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, मतलब सारे कंसेप्ट के अंदर रिलेशन बनाना, जोड़ना. ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, एनालिसिस के बिना
ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं होता, अवलोकन अच्छा नहीं होता। लास्ट वन, इमिटेशन एंड रिपीटेशन, किसी को अनुकरण करना और दोहराना, कोई चीज़ को दोहराना। तो कौन सा सही लगता है आपको? तो दैट इज द एक्सप्लोरेशन। हमेशा खुद को जस्ट लाइक रिसर्चर जैसा थिंक करो एंड रिसर्च करो, री रिसर्च करो, चीज़ों को जानो, कंसेप्ट के अंदर क्या रिलेशन है जानो। ए एंड बी दो कंसेप्ट हैं, उनके अंदर क्या चीज़ है, दोनों को जोड़ कौन रहा है, क्या कंसेप्ट है। हमारे सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो वो सही आंसर होगा। अभी 22 में आ जाते हैं। ये टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय द स्टूडेंट्स ऑन ए गिवन टास्क बिकॉज, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि सी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली, मतलब उसी के आधार पर वो दंड देंगे सबको। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स और मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे, समझ सकेंगे कि कौन सा त्रुटियां हैं या फिर उनके अध्यापना में और अधिगम में जो वो पढ़ा रही है क्या गलती है, त्रुटि रह गई है। सी कैन सेग्रीगेट दोज हु मेड मोर एरर्स इन कंपैरिजन टू अदर्स, वो पहले समझ पाएंगी कि दोनों बच्चों के अंदर या दो या चार बच्चों के अंदर किन में कमियां हैं, कौन त्रुटि कर रहा है बार बार। लर्निंग इज सोली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स। सो लर्निंग हम सिर्फ समझते हैं कि त्रुटियों को शोधन कर देना या करेक्शन कर देना ही होता है, ये नहीं है। देखो अभी मैं बोल रही हूँ सारे आंसर लगेंगे ना सब सही है क्योंकि आप लोग वैसे करते हो, बट नहीं, एक टीचर को हमेशा एक स्टूडेंट भी बनना चाहिए। मैं ऑलवेज मेरे गलतियों से ही सीखती हूँ। एंड ये ही होता है कि आपका जो ईगो एक लेवल होता है ना, ईगो सुपर ईगो, उसको रिड्यूस कर देता है एंड आपके नॉलेज का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है, क्योंकि आप अपने आप को तैयार कर रहे हो बेटर फ्यूचर के लिए। क्योंकि हमें जॉब ना मिले चलेगा, बट हमें 10 लोगों को गलत शिक्षा देने से नहीं चलेगा। हम टीचर हैं, वॉन्ट टू बी ए टीचर, थिंक करो एंड उस हिसाब से ये आंसर ठीक होगा। ठीक है, अभी 23 में आ जाते हैं और 7 क्वेश्चंस हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन information is represented in disconnected chunks. They are intrinsically motivated. Learning is socially contextualized. A content is represented through multiple ways. बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। आप जानते हो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, क्यों होती है? अगर सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, मतलब आधा में आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन देती हूँ तो क्या होगा, एक आधा दी फिर एक आधा दी तो क्या होगा, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, मतलब उनको समझने के लिए मोटिवेटेड हो गया, तो ये तो पॉजिटिव है ना। डिफिकल्ट नहीं होगा ये चीज। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, सोशियली कंस्ट्रक्टेड और कॉन्टेक्चुअलाइज्ड वे में हो, या फिर विषय वस्तु को बहु रूपों से प्रस्तुत किया गया हो। तो ये तीनों देखो ना, ये तीनों ही ना पॉजिटिव वे में जा रहा है। ये पॉजिटिव है जो आपको करना चाहिए एज ए टीचर। बट बच्चों को प्रॉब्लम किस में हो रहा है, उनको क्यों कठिनाई होती है? क्योंकि आप जब इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में देते हैं, इंफॉर्मेशन को माइंड मैप की तरह दो, सारी इंफॉर्मेशन एट ए टाइम मिले बट छोटे छोटे टुकड़ों में ना मिले। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज डैश, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? हाई एरोजल हाई फियर, लो एरोजल लो फियर, सॉरी हाई फियर, मॉडरेट एरोजल नो फियर, नो एरोजल नो फियर। कोई उत्तेजना नहीं कि कोई भय नहीं, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, निम्न उत्तेजना उच्च भय, उच्च उत्तेजना उच्च भय। कौन सा होगा? अरे देखो, हमेशा दिमाग को आप चलाते जब हो, आप जब कोई चीज को समझ जाते हो, आपका डर क्या होता है? कम हो जाता है। तो उस हिसाब से मॉडरेट एरोजल नो फियर, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। देन आते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग। अधिगम का जो संरचनात्मक विचार है वो सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या करना चाहिए। सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज हैव नो रोल टू प्ले इन, बच्चों की कोई भूमिका ही नहीं होती है अपना नॉलेज को बढ़ाने के लिए। आर सोली डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स, अपने पूर्ण रूप से जो ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं और बड़ों के ऊपर निर्भर होते हैं। प्ले एन एक्टिव रोल इन, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और आर सोली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक के ऊपर हमेशा वो निर्भर नहीं होते हैं। बच्चों का रोल बहुत बड़ा होता है, तो वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। Which of the following belief is good for learning? अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? कौन सी धारणा उपयुक्त है? देखो, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, योग्यता सुधार्य है, एबिलिटी इज फिक्स्ड, योग्यता अटल है, एफर्ट्स डू नॉट मेक एनी डिफरेंस, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फेल्यूर इज अनकंट्रोलेबल, आप असफलता को अनियंत्रित है या कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके हिसाब से देखो, बिलीव इज गुड लर्निंग बोला गया। फॉलोइंग बिलीव, कौन सा बिलीव आप जो बिलीव करते हो वो आपके लर्निंग के लिए अच्छा है? तो ये एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। ठीक है, ये सही है। फिर देखो नंबर 27 में आते हैं।
conceptual understanding among student is likely to be improved in the setting which emphasize on निम्नलिखित में से और निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलात्मक और संकलनात्मक, ठीक है, समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। जैसे कि कंपटीशन किया जाए, ठीक है, प्रतिस्पर्धा बोला जाता है उसको, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, इंक्वायरी एंड डायलॉग, अन्वेषण और संवाद। तो कौन सा चीज को बढ़ावा देगा, इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, बोलो कौन सा होगा? इंक्वायरी एंड डायलॉग, ठीक है, अन्वेषण एंड संवाद। देखो 28 में आगे, ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट वेट सी कैन प्रोसीड ऑन टास्क। मतलब एक कार्य के दौरान साइना ने क्या क्या अपने स्वयं से ही बात करी है कि ये कार्य किस प्रकार के प्रगति पर कर सकती हो और किस प्रकार प्रगति कर सकती है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की और लेव वाइगोट्स्की के अनुसार, आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज अ साइन ऑफ डैश। ये जो हम लोग चिंतन कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं और भाषा के ऊपर जोर दे रहे हैं, तो इसके अनुसार लेव वाइगोट्स्की के अनुसार ये व्यक्तिगत जो वाक्य है या फिर बात है, हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, सेल्फ रेगुलेशन, इगोसेंट्रिज्म, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो आप देखो ना, ये सारे नेगेटिव है। ऑलवेज माइंड पे रखना कि हम जब खुद से कहते हैं हाँ आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मुझसे ये हो पाएगा, इसको इस प्रकार करने से होगा क्या, तो ये जब सोच होता है, ये ईगो सेंट्रिज्म नहीं होता, ईगो नहीं होता, आत्मकेंद्रिता नहीं होता, या आपका इमैच्योर हो इसलिए सोच रहे हो, ये भी नहीं होता। आपको मनोविज्ञान विकार है, दैट मीन्स आपका दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये भी नहीं है। सेल्फ रेगुलेशन इज अ बेस्ट आंसर, स्व नियमन, खुद को कंट्रोल करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं 29 पे, इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को नामांकित करना, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, योग्यता आधारित पर समूहों को अलग अलग करना, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट, बच्चों का क्या जरूरतें हैं या आवश्यकताएं उसको देखना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वालों विद्यार्थियों को पहचान करना। तो ये सब कुछ हमारे इवैल्यूएशन का कुछ भी पार्ट नहीं होता, ये सब तो सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है, प्राथमिक ये है। स्टूडेंट्स का जरूरत क्या है, आवश्यक क्या है, उसको देखना। लास्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है, किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? हेरिडिटी ओनली, एनवायरमेंट ओनली, नाइदर एनवायरमेंट नॉर हेरिडिटी, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस बोला गया है। आप लोग डेवलपमेंट सुने हो तो ये देखो डेवलपमेंट वर्ड आ गया, डेवलपमेंट, वुडवर्थ याद है, वुडवर्थ ने बोला था डेवलपमेंट किस प्रकार हो सकता है ना, हेरिडिटी इनटू प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो ये हो गया आंसर उस हिसाब से, ठीक है। कोई भी विभिन्नताएं आए, हमें दोनों का सामूहिक मिल मिलाप चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, गुणात्मक एक आकलन चाहिए, तभी होगा। सो आज का इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो नेक्स्ट वन लाइनर के लिए रेडी हो जाना। नेक्स्ट वीडियो कल एंड परसों आएंगे, 50-50 वन लाइनर्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वो कर लोगे ना 10 से 15 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे सारे टीईटी एग्जाम्स में, ये मेरा कंफर्मेशन है, ठीक है। आपको तो मिलेंगे ही मिलेंगे, श्योर शॉट है, इतना बनाया जा रहा है, आज तक बन जाए, मतलब आज आधा बनाया है, कल आधा बन जाएगा, देन मैं वीडियो दे दूंगी। एंड नेक्स्ट हम 2019 के सीडीपी एंड ईवीएस का क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। सो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, एंड पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, सब्सक्राइब करना मत भूलना।